गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं प्लेट विवर्तनिकी के पार्ट वन की। प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट आज हम देखेंगे। इसके बाद में इसका सेकंड और थर्ड पार्ट और आएगा। तो पूरा जो आपका टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक्स का वो उसमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए कि जो प्लेट विवर्तनिकी है उसका प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, उसका चलन किस प्रकार से हुआ, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का एक विस्तृत और व्यापक रूप है। तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो आपका ओवर द पीरियड विकसित हुआ है और उसको विकसित करने में जो प्रवाह संबंधी बल हैं और जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं वो इसके आधार स्तंभ हैं। ठीक है, तो सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का ही ये आगे एक्सटेंशन है या उसका विस्तृत और व्यापक रूप है। तो इस प्रकार से 1960 के दशक में जो ये विकसित हुई अवधारणा प्लेट विवर्तनिकी वो एक एकीकृत अवधारणा है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो एक साथ सागर नितल प्रसरण, महाद्वीपीय विस्थापन, भूकंपीय सर्वेक्षण, पुराचुंबकीय जो अनुसंधान है उनके आधार पर ये महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति को समझाने की कोशिश करती है। तो इसी में देखते हैं अभी हम प्लेट होती क्या है। देखिए, सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने लगभग 1965 में इन्होंने यूज़ किया। वो इन्होंने यूज़ किया था रूपांतर जो भ्रंश है उसको परिभाषित करने के लिए। लेकिन इसकी परिभाषा इसकी परिकल्पना जो कि वो 1967 में WJ मॉर्गन द्वारा की गई। ठीक है, अब इसके अलावा मॉर्गन के अलावा मैकेंजी हो गए, पार्कर हो गए, इन लोगों ने स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए और इन विचारों को मिला के एक अवधारणा, समन्वित अवधारणा प्रस्तुत की गई जिसको कहा जाता है न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक्स। यही न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक्स बाद में चल के प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा के रूप में विकसित हुआ। तो अब आप देखो कि जो प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक्स में जो प्लेट है, प्लेट शब्द है क्या? प्लेट है आपका जो दृढ़ भूखंड है, जो पृथ्वी के जो ऊपरी भाग का क्रस्ट का जो दृढ़ भूखंड है उसको हम प्लेट कहते हैं। और जो प्लेट विवर्तनिकी है उसकी तीन आधारभूत परिकल्पनाएं हैं। उसकी तीन आधारभूत परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं? सिंपल शब्दों में देखिए आप। सबसे पहले कि जो मध्य महासागरीय कटक है, मिड ओशनिक रिज है या सक्रिय मध्य महासागरीय कटक है, उनके किनारे सागर नितल का प्रसार हो रहा है। वो जो जहाँ पे कटक बनी हुई है वहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, सागर नितल का प्रसरण हो रहा है और नवीन क्रस्ट का निर्माण निरंतर हो रहा है। नया क्रस्ट वहाँ पे बन रहा है और जैसे वो बनता है वो पास के जो प्लेट है उसमें जाके मिल जाता है। इस प्रकार से उन क्षेत्रों में जो प्लेट्स हैं उनका जो आकार है वो बढ़ रहा है। दूसरी बात, वो क्षेत्र जो अभिसरण क्षेत्र हैं या जहाँ पर दो प्रकार की प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने गमन कर रही हैं, अभिसरित हो रही हैं, एक दूसरे की तरफ गति कर रही हैं, वहाँ पर अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। ठीक है, मतलब हल्की प्लेट ऊपर रहेगी और भारी घनत्व जिसका रहेगा वो प्लेट नीचे रहेगी। कहने का मतलब यह है कि महाद्वीपीय प्लेट ऊपर रहेगी और महासागरीय प्लेट का क्षेपण होगा। इसके फलस्वरूप जो है वो आपकी गर्त बन रही है, ट्रेंचेस बन रही हैं और इन गर्तों में जो क्षेपित प्लेट है या जिस प्लेट का क्षेपण हो रहा है वो यहाँ पर उसकी यहाँ पे कमी होती है, मतलब यहाँ पर क्षय होता है उनका। तो एक जगह पे तो क्रस्ट का निर्माण हो रहा है और दूसरी जगह पे क्रस्ट का सबडक्शन जोन में क्षेपण हो रहा है या उनका क्षय हो रहा है। तीसरी बात यह है कि इन सब के होने के बावजूद भी पृथ्वी की सतह का क्षेत्रफल नियत बना हुआ है। उसके क्षेत्रफल में न तो विस्तार हो रहा है न उसकी क्षेत्रफल कम हो रहा है। ये तीन परिकल्पनाएं हैं। इन परिकल्पनाओं के बाद में आप देखते हैं प्लेट्स के प्रकार। प्लेट के प्रकार इसमें आधार जो दिया गया है वो दिया गया है कि प्रमुख प्लेट कौन सी हैं और जो माइनर प्लेट हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेट के बारे में। प्लेट है क्या? पृथ्वी का बाह्य भाग दृढ़ खंडों का बना हुआ है और इन्हीं दृढ़ खंडों, इन आकृति विहीन दृढ़ खंडों को या रिजिड जो लैंडमास है उनको हम कहते हैं प्लेट। पृथ्वी का स्थलमंडल या लिथोस्फीयर कई प्लेटों में विभाजित है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडल से मिलकर बनी है। ठीक है, लिथोस्फीयर में क्या होता है? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित किया जाता है। तो जो कठोर भाग है वो आपका कहलाता है प्लेट और इसके नीचे जो होता है वो कहलाता है आपका एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल, जिसके ऊपर प्लेट तैर रही है। यदि आपको याद होगा जब आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था
तो उसमें वैगनर का कहना था कि जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, जिसको उन्होंने कहा सियाल, वो सीमा के ऊपर तैर रहा है। सीमा जो अर्धगलित अवस्था में है, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता है, इसके ऊपर ये जो सीमा है वो सियाल जो है वो तैर रहा है। ये आपका द्रवित भाग है और ये इसके ऊपर सियाल तैर रहा है। लगभग ऐसा ही है प्लेट टेक्टोनिक्स में भी, कि जो सियाल है जो आपका बना हुआ है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का, ये आपका प्लेट कहलाता है, और इसके नीचे जो एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल है उसके ऊपर ये जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट होता है। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो इन पर तो इन प्लेट्स का जो संचलन होता है उसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें एक है समन्वय तरंग, उसमें एक है आपका रिज पुश और स्लैब पुल थ्योरी। तो ये 3 जो चीज़ें हैं उनकी वजह से ये जो प्लेट्स हैं उनमें संचलन होता है। अब आप देखिए कि जो प्लेट्स हैं ये महासागरीय भागों में इनकी मोटाई होती है 5 से 100 किलोमीटर, और महाद्वीपीय भागों में इनकी मोटाई थोड़ी अधिक होती है, वो लगभग 200 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि प्लेट क्या होती है और प्लेट की मोटाई कैसी है, वो हमने इसमें स्लाइड में देखा। अब आगे आप देखिए कि किसी भी प्लेट की क्रस्ट महाद्वीपीय, महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। मतलब जो प्लेट है वो मिक्स प्रकार की भी हो सकती है, महाद्वीपीय भी हो सकती है और महासागरीय भी हो सकती है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो महासागरीय प्लेट है वो भारी होती हैं और महाद्वीपीय प्लेट है वो हल्की होती हैं। तो जब इनका कॉलिजन होगा या जब इनका अभिसरण होगा तो जो भारी प्लेट है वो नीचे जाएगी, उसका क्षेपण होगा, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर रहेगी। अब आप देखिए, सभी प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर पर भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एस्थेनोस्फीयर है ये आपका लिथोस्फीयर या स्थल मंडल के नीचे पाया जाता है, और जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं या जो स्थल मंडलीय प्लेट्स हैं वो एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल पे गतिशील रहती हैं, और इनकी जो दिशा होती है वो प्रत्येक प्लेट की दिशा अलग अलग आपको देखने को मिलती है। इनकी गति हेतु ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, जो मैंने आपको पहले भी बताया संवहनीय धाराएं, और अगली क्लास में फिर हम उस पर बात करेंगे। जो आर्थर होम्स ने 1930 में जो अपना सिद्धांत दिया था संवहनीय तरंग सिद्धांत, वो जो धाराएं या जो कन्वेक्शन लूप निर्मित होता है उनके द्वारा इन प्लेटों का संचलन संभव हो पाता है। और ये जो धाराएं उत्पन्न होती हैं उन धाराओं का कारण है पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊष्मा की भिन्नता होना, थर्मल डिफरेंसेस होने की वजह से ये संवहनीय धाराएं निर्मित होती हैं। अब आप देखो कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थलमंडल या लिथोस्फीयर जो है वो 7 मुख्य और कुछ गौण प्लेटों या कुछ माइनर प्लेटों से निर्मित है। ये आप जो नंबर है आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है। कुछ मुख्य प्लेटें हैं और कुछ जो है आपकी गौण प्लेट हैं। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां गर्त और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों का सीमांकन करते हैं। मतलब जो प्लेट्स की जो बाउंड्रीज होती हैं, प्लेट की जो सीमाएं होती हैं, वहां पर आपको पर्वत श्रेणियां मिलेंगी, गर्त मिलेंगे, भ्रंश मिलेंगे। तो ये जो गर्त हो गया, भ्रंश हो गया, वलित पर्वत हो गए, ये क्या करते हैं, 2 विभिन्न प्रकार के प्लेटों को क्या करते हैं, विभाजित करने का काम या सीमांकित करने का काम करते हैं। अब प्लेटों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले हैं आपके मेजर प्लेट्स या मुख्य प्लेटें, और दूसरे हैं आपकी गौण प्लेटें या माइनर प्लेट्स। अब बात करते हैं मुख्य प्लेटों की। सबसे पहले बात करते हैं जो 7 मुख्य प्लेटें हैं उसमें सबसे पहले देखते हैं हम अंटार्कटिक प्लेट। तो जो अंटार्कटिक प्लेट है इसका अधिकांश भाग आपको हिमाच्छादित देखने को मिलेगा। ये अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर मध्य महासागरीय कटकों तक विस्तृत है। ठीक है, अंटार्कटिक और इसके चारों ओर विद्यमान महासागरीय प्लेट भी इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें मध्य महासागरीय कटक आपके आते हैं। दूसरी जो प्लेट है वो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। कुछ बुक्स में आपको अमेरिकी प्लेट 1 देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट सम्मिलित हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो गई। उसके बाद में आप देखोगे दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। तो ये आपकी जो प्लेट्स हैं वो इनका जो विस्तार है वो आप देख सकते हैं मैप में। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि कौन सी परत जो है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो अंटार्कटिक प्लेट हो गई, उसके बाद में उत्तरी अमेरिकी प्लेट, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। इसके बाद में आप देखेंगे प्रशांत प्लेट या पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट या प्रशांत प्लेट है, ये आपकी लगभग पूर्णतया महासागरीय प्लेट है, लगभग संपूर्ण प्रशांत महासागर पर अवस्थित है। तो एक प्रकार से ये पूर्णतया महासागरीय प्लेट की भांति काम, इसका जो प्रकृति है इसकी वो महासागरीय प्लेट की भांति है, और ये महासागरीय परपट से निर्मित जो प्लेट है वो है। इसके बाद में बात करते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। इसको कभी कभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है।
इस प्लेट के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया की संबंधित प्रॉपर्टी और हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की दक्षिणी पश्चिमी महासागरीय प्रॉपर्टी ये सम्मिलित है। इसमें आप देखोगे भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है आपकी अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट एक मिश्रित महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट है। इसका विस्तार पूर्व में आप देखोगे तो भारतीय प्लेट तथा दक्षिण में अंटार्कटिका, पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक और उत्तर में इसके आप देखोगे तो यूरेशियन प्लेट आपको देखने को मिलेगी। जो लास्ट परत है वो है आपकी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट एकमात्र ऐसी प्लेट है जो अधिकांशतः महाद्वीपीय भाग से निर्मित है, महाद्वीपीय पर्पटी से निर्मित है। यह प्लेट पश्चिम में मध्य अटलांटिक कटक और दक्षिण में आल्प्स हिमालय पर्वतीय क्रम तक विस्तृत है। तो यूरेशियन प्लेट है पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है ये पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। इसके अलावा जो प्लेट्स हैं वो आपकी मिश्रित हैं, मतलब महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों का उसमें मिक्सचर है। बट इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि कुछ प्लेट्स हैं जो मुख्य प्लेट्स हैं जिनके नाम ये हैं। इसके बाद में आप इस डायग्राम में आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब 7 प्लेट जो मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले आप देखिए अंटार्कटिक प्लेट है, इसके बाद में उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, देन कम्स अफ्रीकन प्लेट, इसके बाद में आप देखोगे यूरेशियाई प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियाई न्यूजीलैंड प्लेट है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई जो मेजर प्लेट्स हैं वो। मेजर प्लेट्स के बाद में कुछ प्लेट्स हैं वो आपकी हैं क्या, माइनर प्लेट्स। तो माइनर प्लेट्स कौन कौन सी हैं आप देखिए, ये इसमें आप देख पा रहे हैं अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरित सीमा। एक्चुअली जो सीमा है या बाउंड्रीज हैं वो 3 प्रकार की होती हैं जो आपके प्लेट संचलन के आधार पर निर्धारित होती हैं। जब प्लेट की जो गति है वो दोनों एक दूसरे की तरफ होती है तो वो कहलाती है आपकी अभिसारी सीमा। जब गति एक दूसरे के विपरीत होती है तो वो कहलाती है आपकी अपसारी सीमा, मतलब वहाँ पे नवीन क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे क्रस्ट का विनाश हो रहा है तो ये विनाशकारी सीमा कहलाती है, ये आपकी कहलाती है सृजनात्मक सीमा या रचनात्मक सीमा। और तीसरी होती है रूपांतरित सीमा। रूपांतरित सीमा में क्या होता है कि दो जो प्लेट हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज रूप में विस्थापित होते हैं। तो ये 3 प्रकार की सीमाएं आपको डायग्राम में यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है अभी के लिए वो यह है कि प्रत्येक प्लेट के मध्य जो संचलन होता है उसके आधार पर उनकी सीमा का निर्धारण होता है। आगे की क्लास में आप डिटेल में इन तीनों सीमाओं के बारे में बात करेंगे। अब अगली बात आती है ये फिर वही, इसमें सीमाएं देख पा रहे हैं आप और प्लेट्स फिर से इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, देन अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, हियर इट कम्स इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये आपकी हो गई अंटार्कटिका प्लेट। तो ये 7 जो मेजर प्लेट्स हैं ये आपकी इसमें आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अफ्रीकन ये पैसिफिक प्लेट, ये आपकी टोटल 7 हो गई, जिसमें जो पैसिफिक प्लेट है पूर्णतया महासागरीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है ये लगभग पूर्णतया महाद्वीपीय प्लेट है। इसके अलावा जो और प्लेट्स हैं वो आपकी कुछ मिक्स हैं महाद्वीपीय और महासागरीय, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं हम कुछ गौण प्लेटों की या कुछ माइनर प्लेट्स की। तो माइनर प्लेट्स में जैसे एक है आपका कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच अवस्थित है। इसके अलावा कोकोस के बाद में है आपका नज़का। नज़का दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में अवस्थित एक छोटी प्लेट है। नज़का के अलावा आप देखोगे अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट जो अरेबियन पेनिनसुला है या अरब प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर अवस्थित है। फिलीपीन प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में अवस्थित एक छोटी सी प्लेट है जो फिलीपींस के पास में अवस्थित है। इनके नाम से ही इनका आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके अलावा कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट जो है आपका न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन और इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट के मध्य ये अवस्थित है। इसके अलावा फ्यूजी प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित ये प्लेट है फ्यूजी प्लेट। तो ये कुछ प्रमुख गौण प्लेट हैं, माइनर प्लेट्स हैं, इनको आप डायग्राम में आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ये आपका हो गया फिलीपीन प्लेट, ठीक है। इसके अलावा नज़का हो गया, कोकोस हो गया, जुंडिफुका हो गया। इसके अलावा आप स्कोटिया भी प्लेट एक है, ये अरेबियन प्लेट है जो अरेबियन पेनिनसुला में आपकी है, अरेबियन पेनिनसुला में है आपकी अरेबियन प्लेट है। इसके अलावा कैरिबियन सागर के पास में है आपकी कैरिबियन प्लेट है। तो ये बहुत सारी जो हैं ये छोटी छोटी माइनर प्लेट्स हैं जिनकी भी लोकेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आपकी यहाँ पर जो लोकल लेवल पे जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं या जो भूकंपीय या फिर ज्वालामुखीय या जो विवर्तनिकी गतिविधियाँ होती हैं
को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी मेजर और कौन सी माइनर प्लेट अवस्थित है। तो ये हमने देखा माइनर प्लेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लेट्स के मूवमेंट के बारे में, प्लेटों का संचलन क्यों होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्लेट की संरचना के आधार पर प्लेट को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है उसमें कॉन्टिनेंटल प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट, वो प्लेट जिनका संपूर्ण या अधिकांश भाग स्थलीय भाग से निर्मित हो, ठीक है, वो कहलाती है महाद्वीपीय प्लेट। दूसरी प्लेट कहलाती है, वो कहलाती है ओशनिक प्लेट या महासागरीय प्लेट। वो प्लेट वो होती हैं जिनका संपूर्ण या अधिकांश भाग महासागरीय तली के अंतर्गत सम्मिलित होता है। और जो तीसरी प्लेट होती है उनको कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल ओशनिक, महाद्वीपीय महासागरीय या महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट, जो मतलब दोनों प्रकार के प्लेट से निर्मित होती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी प्लेटों की संरचना के आधार पर, किस प्रकार से वो बनी हुई है उसके आधार पर। अब हम बात करते हैं प्लेटों के संचलन के बारे में। तो देखिए, विवर्तनिकी प्लेटें स्वतंत्र रूप से दुर्बलता मंडल या कहें तो एस्थेनोस्फीयर पर उत्प्लावित हैं, उसके ऊपर तैर रही हैं तथा एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में गतिमान हैं। क्षैतिज रूप में ये गतिमान है, मतलब जो पृथ्वी का यदि आप भाग देखोगे तो जो सबसे ऊपरी भाग है ये आपका है प्लेट, जिसको हम कहते हैं आपका जिसको हम कहेंगे स्थलमंडल या लिथोस्फीयर। तो ये लिथोस्फीयर एक प्लेट है। इसके नीचे वाला भाग है जहाँ पर द्रवित अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। तो ये जो प्लेट है इसमें गति हो रही है और ये इस दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर पर स्वतंत्र रूप से क्षैतिज अवस्था में गतिमान है। पृथ्वी की अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां इन्हीं प्लेट की सीमाओं पे संपादित होती हैं। इन्हीं प्लेट की जो किनारे हैं और सीमाएं हैं वहाँ पर ये संपादित होती हैं। सामान्य और उत्क्रमण चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियां जो मध्य महासागरीय कटक के समानांतर अवस्थित हैं, प्लेट प्रवाह की दर को समझने में वैज्ञानिकों के लिए सहायक सिद्ध हुई हैं। हमने पिछली क्लासेस में जब हम जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, जो जहाँ पर मिड ओशनिक रीज है, मध्य अटलांटिक कटक है या मध्य महासागरीय कटक है, वहाँ पर नवीन क्रस्ट का सृजन होता है। उस समय पे जो चुंबकीय गुण है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव है, उसके आधार पर जो आपके जो उसका चुंबकत्व निर्धारित होता है, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि प्रवाह की दर क्या है, नवीन क्रस्ट के सृजन की दर क्या है, और जो प्लेट्स का जो मूवमेंट हो रहा है, उनका जो प्रवाह हो रहा है, वो किस गति से हो रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर ये जो हमें दरें प्राप्त हुई हैं, प्रवाह की दरें प्राप्त हुई हैं, वो भिन्न भिन्न है। जैसे आर्कटिक कटक जो है उसके प्रवाह की दर सबसे कम है, 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से भी कम है। इसके अलावा जो ईस्टर द्वीप है, ईस्टर द्वीप के पास में पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार है, उसकी प्रवाह दर बहुत तेज है, 15 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से अधिक है। इसके अलावा पूर्वी भाग, यदि आप ऑस्ट्रेलिया की बात करोगे तो वहाँ पर प्रवाह 5.6 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है। और जबकि पश्चिमी भाग, भारत का जो हिमालय वाला अवरोध है, हिमालय क्षेत्र है, जहाँ पर अवरोध के कारण इसका जो गति है वो लगभग 3.7 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से है। कहने का मतलब ये है कि प्लेट का जो संचलन है, प्रत्येक प्लेट का संचलन अलग अलग जो है वो स्पीड से हो रहा है। ठीक है, तो प्रवाह की दर की भिन्नता के कारण ही सुमात्रा के निकट प्लेटों में संपीड़न और भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों में संभावित विभाजन हुआ है। ऐसा होने का कारण है कि जो प्लेट्स हैं उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो प्रत्येक प्लेट की अलग अलग आपको देखने को मिलती है। और ये एक फैक्ट है कि आइसलैंड के निकट मध्य अटलांटिक कटक प्रसार की दर अपेक्षाकृत धीमी है, जो लगभग 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनसे हमने ये बताया कि जो प्लेट्स हैं उनकी जो गतिशीलता है, उनकी जो गति है, प्रवाह की दर है, वो भिन्न भिन्न है। ये क्लास में आज हम इतना ही देखेंगे। अगली वाली क्लासेस में हम बात करेंगे जो प्रवाह हो रहा है उसको जो बल मिल रहा है, जो संचलन के बल हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट्स को जो मूव करवा रहा है बल, वो कौन कौन से हैं। इसके साथ में हम देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की जो हमने आज बात की सीमा की, टेक्टोनिक बाउंड्रीज की, वो बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, तो उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।